स्टार्ट करें। चलिए भाई, चैप्टर का नाम क्या था बताओ? फर्म का क्या? डिसॉल्यूशन। आप बताओ पहले मुझे इसका मतलब क्या था, क्या समझे थे आप इससे? फर्म डिसॉल्व करना, बिजनेस डिसॉल्व करना, पार्टनरशिप को डिसॉल्व करना, तीनों एक ही हैं? नहीं। फर्म को डिसॉल्व करना, बिजनेस को डिसॉल्व करना क्या एक ही है? हाँ, ये एक है। लेकिन पार्टनरशिप बिजनेस नहीं है, एग्रीमेंट है। और एग्रीमेंट तो पता नहीं आप पूरे अपने बिजनेस के टाइम में कितनी बार डिसॉल्व करते होगे। जब एक पार्टनर फर्म के अंदर आता है तब भी आपकी पार्टनरशिप डिसॉल्व हो जाती है, ओल्ड वाली। जब एक पार्टनर फर्म छोड़ के जाता है तब भी होती है। जब किसी पार्टनर की डेथ होती है तब भी होती है। या सारे पार्टनर्स फर्म के अंदर है, कोई नहीं आया कोई नहीं गया, लेकिन फिर भी पार्टनर्स ने यह तय किया कि इन फ्यूचर अगले अकाउंटिंग ईयर से हमारा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अलग हो जाएगा, नहीं है, तब भी आपकी ओल्ड वाली पार्टनरशिप डिसॉल्व हो जाती है। लेकिन ये जो चैप्टर है ये फर्म को डिसॉल्व कर रहा है। मतलब क्या कहने का, ये एग्रीमेंट को एंड नहीं कर रहा पार्टनर्स के बीच में, ये बिजनेस को ही खत्म कर रहा है। बात समझ में आ रही है? तो ये वाला चैप्टर जो है एक तरह से देखा जाए तो पार्टनरशिप इसके बाद नहीं चलेगी आपकी, इसके बाद बिजनेस कंटिन्यू नहीं होगा। इसमें और क्या नहीं बनाएंगे हम, वी विल नॉट मेक बैलेंस शीट। क्यों? जब बिजनेस ही क्या है आपका, एंड हो रहा है, ओवर हो रहा है, आपका बिजनेस ही क्या हो रहा है, डिसॉल्व हो रहा है, तो फिर हम बैलेंस शीट बना के क्या करेंगे? अब आपको याद होगा कि मैंने आपको प्रीवियस क्लास में एक पॉइंट क्लियर किया था कि आपको एक नया स्पेशल टाइप ऑफ अकाउंट ओपन करना पड़ेगा। उसका नाम क्या था? रियलाइजेशन अकाउंट। इसका मतलब क्या था? एक ऐसा अकाउंट जिसके डेबिट साइड पे हम क्या ट्रांसफर करने वाले हैं, अपनी बैलेंस शीट के सारे एसेट्स। क्या करेंगे? ट्रांसफर सारे के सारे एसेट्स। सारे एसेट्स, सिर्फ वो एसेट जिनके बदले या तो हमें कैश मिल सकता है, या दूसरे वर्ड्स में कहें जिनको हम मार्केट में बेच सकते हैं। या तो बेचोगे या उसके बदले कैश मिल सकता है। कैश इन हैंड पहले से ही कैश की फॉर्म में है। क्या कैश इन हैंड को तुम मार्केट में जाके बेच दोगे? हमारे पास कैश इन हैंड है, हम बेच रहे हैं, बोलो कितने में लोगे? अबे कैश इन हैंड तो वो तो पहले से ही कैश की फॉर्म में है, हाँ है ना? उसके बदले में आपको ना तो कैश मिल सकता है और ना उस कैश इन हैंड को आप मार्केट जाके बेच सकते हो। मैंने पहले क्लियर किया था कैश एट बैंक, ये भी कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स का ही पार्ट माना गया। मतलब ये भी कैश की इक्वल ही है, तो इसको भी आप बेच नहीं सकते, इसके बदले भी आपको कैश नहीं मिल सकता। तो ऐसे एसेट्स जो कैश की फॉर्म में कन्वर्ट नहीं हो सकते या जिनको आप मार्केट में जाके सेल नहीं कर सकते, वो कभी भी रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर नहीं होते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। सन्डरी डेटर्स ट्रांसफर होंगे? बिल्कुल होंगे। क्यों होंगे? क्योंकि इसका मतलब क्या होता है सर, वो पार्टियां, वो लोग जिनको हमने पहले कभी पास्ट में सामान सेल कर दिया होगा लेकिन अभी तक उनसे पैसा नहीं मिला, क्या उनसे पैसा आ सकता है? मतलब इसके बदले कैश, और जिन एसेट्स के बदले कैश आ सकता है वो आपके रिलेशन अकाउंट में ट्रांसफर होते हैं ऑन द डेबिट साइड। वो भी कौन सी वैल्यू पे? अपनी बुक वैल्यू पे। दो टाइप की वैल्यू होती है, एक तो होती है एसेट की बुक वैल्यू जो बैलेंस शीट में लिखी होती है, वो क्या है? उसकी बुक वैल्यू है। और एक कौन सी होती है? उसकी मार्केट वैल्यू, मतलब वो वैल्यू जो आज उसकी मार्केट के अंदर चल रही है। लैंड लिखा है बैलेंस शीट में 2 लाख का और मार्केट में उसकी वैल्यू आज चल रही है 2.5 लाख रुपया। 2.5 लाख रुपए क्या है? मार्केट वैल्यू है। 2 लाख क्या है? बुक वैल्यू। तो अगर आपको मार्केट, कभी कभी ऐसा भी होगा कि क्वेश्चन में आपको एसेट्स की मार्केट वैल्यू लिखी हुई है, हमें क्या चाहिए? हमें बुक वैल्यू चाहिए। ध्यान रहेगा, ये एक पॉइंट था। आपने क्या पिछली क्लास में एंट्रीज भी पास करी थी? एंट्री पास करी थी, कुछ एंट्रीज पास करी थी आपने शायद। मैंने आपसे कहा था कि सबसे ज्यादा आपको परेशान जो करने वाली एंट्री है वो है एक्सपेंसेस ऑन डिसोल्यूशन। मतलब जब आप बिजनेस को बंद कर रहे होते हो तो बिजनेस को बंद करने पे आपके कुछ खर्चे हो जाते हैं, क्योंकि ये काम करना पार्टनर से काम नहीं है। इसके लिए आपको एक अलग से एक्सपर्ट हायर करना पड़ता है जो उसके लिए फीस लेगा। आपके बिजनेस को डिसॉल्व करने के लिए सारे के सारे एसेट्स को कहां ट्रांसफर करने के लिए, कौन से अकाउंट में? अकाउंट में ट्रांसफर करने के लिए वो फ्री में काम नहीं करेगा आपके लिए, वो आपसे फीस लेगा। और उसी फीस का नाम क्या होने वाला है? रियलाइजेशन एक्सपेंसेस या एक्सपेंसेस ऑन डिसोल्यूशन। इसका एक और नाम है डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस। एक ही बात है, नाम 3 बोले, रिपीट करिए। रियलाइजेशन एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस ऑन डिसोल्यूशन, डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस। अगर ये तीनों में से कुछ भी लिखा आ गया तो आप ये बात जान लेना कि उस खर्चे की बात हो रही है जो बिजनेस को डिसॉल्व करने पर हुआ है। बात समझ में आ रही है?
अब ये बताओ कि नॉर्मल कोर्स में अगर कुछ ना लिखा हो तो ये खर्चा है किसका, पार्टनर का या बिजनेस का? अगर कुछ दिया नहीं है तो ये कौन पे करेगा? बिजनेस पे करेगा। बियर कौन करेगा? बिजनेस बियर करेगा। मैंने आपको लास्ट क्लास में बियर और पे करने के बीच में डिफरेंस भी क्लियर किया था। कौन जवाब देगा मुझे इसका? पे का मतलब क्या होता है? पेमेंट करना। मैंने अगर किसी चीज की पेमेंट करी है तो इसका यह मतलब नहीं है कि मैंने उसको बियर भी किया है। मैंने इनसे बोला कि ये पैसे मैं अभी दे रहा हूं लेकिन ये खर्चा असल में आप ही का है, मैं आपसे लूंगा वापस। तो मैंने फिलहाल क्या किया? मैंने फिलहाल उसको पे करा, लेकिन बियर किसने किया? बियर इन्होंने करा है, हाँ या ना? अगर मैं ही पे कर रहा हूं और मुझे किसी और से वो पैसा रिकवर भी नहीं करना तो उसका मतलब है कि पे भी मैंने करा और बियर भी मैंने ही करा है। तो अब ये बता दो कि कुछ ना लिखा हो तो आप क्या मानोगे? एक्सपेंसेस ऑन डिसोल्यूशन इज द फर्म्स एक्सपेंस। कुछ नहीं लिखा तो ये फर्म का ही खर्चा है। और अगर कुछ लिखा हुआ आ गया, फिलहाल फर्म दे रही है, अच्छा जब भी फर्म पे करेगी, चाहे बियर फर्म करे या ना करे, जब भी फर्म पे करेगी तो कौन सा अकाउंट हमेशा क्रेडिट होगा ये बता दो? कैश या बैंक? अगर अगर पेमेंट फर्म करती है, चाहे फर्म बियर करे या ना करे, अगर फिलहाल फर्म पे कर रही है तो भैया टू में हमेशा कैश ही लिखा जाएगा, या तो कैश लिखा जाएगा या बैंक लिखा जाएगा। अब वो डिपेंड करता है कैश या बैंक। सर अगर हमने कैश की जगह पे बैंक लिख दिया या बैंक की जगह पे कैश कर दिया तो क्या नंबर कटेंगे? जवाब है नहीं कटते नंबर। लेकिन आपको चेक कर लेना कि बैलेंस शीट में कैश इन हैंड है या कैश एट बैंक है। अगर दोनों है तो आप बैंक या कैश किसी से भी अपनी एंट्री पास कर सकते हो। लेकिन अभी भी कह रहा हूं, अगर बैलेंस शीट में लिखा कैश इन हैंड या खाली कैश है और आपने सारी एंट्री बैंक से कर दी, गलत हो जाएगा? गलत हो जाएगा। होना चाहिए वैसे गलत, लेकिन होता नहीं है। बोर्ड में इसके नंबर नहीं कटते, मैंने खुद चेक करी है। असल में गलत होना चाहिए। क्यों? आपने सारी एंट्री किससे कर दी? बैंक से कर दी, जबकि बैलेंस शीट के हिसाब से फर्म के पास कोई भी बैंक अकाउंट है ही नहीं। इसका मतलब है कि सारे ट्रांजैक्शंस उनके कैश में ही होते हैं और आपने सारी एंट्री बैंक से लपेट दी। वैसे गलत होना चाहिए, रूल ये कहता है। इसलिए मैं कहता हूं ऑलवेज चेक द एसेट साइड कि वहां पे कैश है या फिर बैंक वर्ड लिखा है, फिर उस हिसाब से आपको एंट्रीज पास करनी है। ये क्लियर हो गया? ठीक है, चलो सर ये तो हमें समझ में आ गया है। अब थोड़ा आगे बात कर ले। लायबिलिटीज के बारे में आपकी राय क्या है? लायबिलिटीज को भी तो हमको पे करना पड़ेगा। लायबिलिटीज को पे करने के लिए सबसे पहले आपको बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड को खाली करना पड़ेगा। और कहां ट्रांसफर होगा? कौन से अकाउंट में जाएगा? साइड कौन सी रहेगी? क्रेडिट साइड। बाय से होगी। हम हर तरह की लायबिलिटी को उठा के वहां ट्रांसफर कर देंगे, राइट? लायबिलिटी दो होती है। पहली कौन सी बनती है? एक्सटर्नल लायबिलिटी। सेकंड कौन सी बनती है? इंटरनल लायबिलिटी। हम इंटरनल को उसमें ट्रांसफर नहीं करेंगे। एग्जाम्पल दोगे इंटरनल का? रिजर्व्स, कोई भी रिजर्व, WCR, IFR। मैंने क्या कहा था? कोई भी रिजर्व या प्रोविजन अगर किसी एसेट के लिए बना है तो वो आपका बाय में ट्रांसफर होगा। कौन से अकाउंट के? रियलाइजेशन अकाउंट के बाय में जाएगा। एग्जांपल दोगे? बाय इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। क्यों सर? क्योंकि ये इन्वेस्टमेंट के अगेंस्ट बना है और इन्वेस्टमेंट एक एसेट होता है। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स क्या बना? प्रोविजन किसके लिए बनता है? डेटर्स के लिए। डेटर्स क्या तुम्हारा एसेट नहीं है? हाँ, GR ट्रांसफर कर दूं? अच्छा, WCR, PF, प्रोविडेंट फंड। अब हाँ फिर ना, फिर हाँ फिर ना। एग्जाम में लिखा हुआ आ गया तो वहां पे लिखा होगा एज पर योर चॉइस ट्रांसफर होगा। अरे PF होता क्या है? व्हाट इज प्रोविडेंट फंड? प्रोविडेंट फंड पे पार्टनर्स का अधिकार नहीं बनता। नहीं बनता। किसके लिए बनता है वो? नाम देखो ना, एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड, EPF कहते हैं शॉर्ट में। किसके लिए बन रहा है? बिजनेस के लिए। कौन सी लायबिलिटी है? एक्सटर्नल लायबिलिटी है, मालिक को छोड़कर। बाकी सारे कौन है? बिजनेस के लिए आउटसाइडर्स हैं और उनको जो पेमेंट करनी है वो क्या है? एक्सटर्नल लायबिलिटी है। एक्सटर्नल लायबिलिटी का एक और नाम जानते हो? आउटसाइड लायबिलिटी कहते हैं कभी कभी इसको। आपने 3 महीने से अपने फर्म का रेंट पे नहीं करा, आउटस्टैंडिंग रेंट। आउटस्टैंडिंग रेंट कौन सी लायबिलिटी है? लायबिलिटी है या नहीं? फर्म ने 3 महीने से अपना रेंट पे नहीं करा है, आप कौन सी लायबिलिटी मानते हो उसको? एक्सटर्नल है। क्यों है?
क्योंकि रेंट जिसको पे होना है वो कौन है? बिजनेस का मालिक नहीं है, वो एक आउटसाइडर है। आपने बैंक से लोन रखा है, आपकी फर्म ने बैंक से लोन लिया हुआ है, लायबिलिटी है। कौन सी लायबिलिटी है? इट इज एन, बैंक तुम्हारा पार्टनर है। बैंक कौन हुआ आपके लिए? इज एन आउटसाइडर। अगेन बैंक लोन इज अ एक्सटर्नल लायबिलिटी, और सारी एक्सटर्नल लायबिलिटीज रिलेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में ट्रांसफर होती है एक्सेप्ट इंटरनल। तो अब मुझे बताओ जरा एक बार, इंटरनल में कौन कौन सी आती है जो उसमें ट्रांसफर नहीं होगी? पहला, पार्टनर्स की कैपिटल कभी ट्रांसफर मत कर देना, जनरल रिजर्व कभी ट्रांसफर मत कर देना, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व ट्रांसफर मत कर देना, प्रोविडेंट फंड कभी ट्रांसफर, ये होगा ट्रांसफर भाई, क्या बोल रहे हो? हाँ तो भूल गया था मैं, है ना, ये गलती हो जाती है। बात समझ आ रही है? सन्ड्री क्रेडिटर्स ट्रांसफर होगा? क्या बात कर रहे हो, क्या बात कर रहे हो? होते कौन है ये सन्ड्री क्रेडिटर्स? हमारे मामा के लड़के। ये है कौन? ये है कौन सन्ड्री क्रेडिटर्स? इनकी हिम्मत कैसे हुई हमारी बैलेंस शीट के अंदर झांकने की कि कौन लोग हैं? सर जबान संभाल के बात करो, ये वो लोग हैं जिनसे आपने कच्चा माल परचेज किया लेकिन अभी तक आपने उनको पैसा, दे ऑल आर आउटसाइडर्स। वो कौन है? तुम्हारे सप्लायर हैं। वो कह रहे हम तुम्हारे हैं सनम। वो कौन है? तुम्हारे, हम तुम्हारे हैं सनम। अच्छा अच्छा, ऐसे मजाक मत किया करो, ठीक है? इसे आप कर दें। चलो अभी आगे बढ़ सकते हैं। तो क्या सीखा आपने? हर तरह की एक्सटर्नल लायबिलिटीज को हम क्लोज करेंगे बाय ट्रांसफरिंग इनटू रियलाइजेशन अकाउंट ऑन द क्रेडिट साइड। अब चाहे वो लोन शॉर्ट टर्म का हो या लॉन्ग टर्म का हो, मीडियम टर्म का हो, अगर वो पार्टनर ने लोन दे दिया फर्म को, क्या पॉसिबल है? एक पार्टनर ने फर्म को लोन दे दिया, कितनी बार तो पढ़ा है राम का लोन, कई बार आपको दिखता होगा बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में, राम एक पार्टनर है, वहां लिखा है राम्स लोन। मतलब क्या है इसका? कि राम ने फर्म को लोन दे दिया है। ये भी क्या बिजनेस के लिए लायबिलिटी है। अब बिजनेस क्या हो रहा है? तुम्हारा बंद हो रहा है, ट्रांसफर होगा? राम्स लोन, राम कौन है? पार्टनर, ट्रांसफर होगा। पहले ये बताओ कि ये लायबिलिटी कौन सी है? देवा रे देवा, इतना अगर मैं किसी डोंकी को सिखाता, किसी खच्चर को सिखाता तो वो सीख जाता। राम पार्टनर था, क्या वो फर्म को लोन दे सकता है? दे सकता है। फर्म क्या हो रही है? बंद हो रही है। लायबिलिटी साइड को उठा के हम साफ कर रहे हैं। राम का लोन कौन सा अकाउंट में जाएगा? इंटरनल में जाएगा। ट्रांसफर होगा? नहीं ट्रांसफर होगा। अच्छा, राम की वाइफ ने लोन दिया, राम कौन था? तो उसकी वाइफ कौन लगी? मेरी पार्टनर नहीं लगी भैया, राम पार्टनर है, उसकी वाइफ पार्टनर, तो उसकी वाइफ का जो लोन होगा वो तो आपका ट्रांसफर किया जाएगा, उसे हम क्लोज करेंगे। हाँ है ना? कहां ट्रांसफर होगा? रिलेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में ट्रांसफर होगा, कि वो भी क्या है? एक्सटर्नल लायबिलिटीज में। अच्छा, राम्स बहन, अब बताओ, राम की बहन एक्सटर्नल है, राम्स फादर, राम्स मदर, वो भी होगा। अच्छा, राम ने 3 शादियां की, अब बताओ तीनों का बाबा, हाँ वो क्या है? आउटसाइडर्स है। बात समझ आ रही है? इतना क्यों सर भाई, क्या हो गया? चलो गच, सर आप बात ही ऐसी करते हो। अच्छा समझ आया? चलो अब एक बात का जवाब देना मुझे, बहुत ही सिंपल बात पूछूंगा। ये रही बिजनेस की एसेट साइड, क्या है ये? बिजनेस की बोलो एसेट साइड, और ये रही बिजनेस की लायबिलिटी साइड। मान लिया एक ऐसे ही एक पार्ट मैंने बैलेंस शीट का उठा लिया, यहां पर लिखा था फर्नीचर, यहां क्या लिखा था? फर्नीचर 20,000 रुपए का। यहां लिखा था कैश इन हैंड, कितना लिखा है बोलो? 10,000 मान लिया, सिर्फ मान लिया है, इसको वैसे मत लेना कि सर ऐसे कैसे, नहीं, ठीक है ना, ऐसे मान लिया। यहां लिखा था सन्ड्री डेटर्स, कितना लिखा है बोलो? 5,000। यहां क्या लिखा हुआ है? लैंड, चलो 1 लाख मान लेते हैं। बात समझ में आ रही है? अब किसकी बारी बोलो? लायबिलिटीज, सुंदरी क्रेडिटर्स, सन्ड्री क्रेडिटर्स कितना है? मान लेते हैं 20,000 रुपया। बिल्स पेबल्स कितना मान लिया? 10,000। बैंक लोन 2,000, ऐसे मान लिया, ठीक है। कौन से अकाउंट में ट्रांसफर होगा? सारे एसेट्स कहां ट्रांसफर होंगे? रियलाइजेशन अकाउंट के अंदर। साइड कौन सी रहेगी? डेबिट साइड, मतलब सारी एंट्रीज 2 से होंगी।
एसेट्स के लिए कौन सी वैल्यूज पे? बुक वैल्यू पे। ये क्या है इसकी, बोलो ना, दिस इज द बुक वैल्यू। बात समझ में आ रही है? एंट्री बताओ। इस बैलेंस शीट से आप एसेट को उठा के कहां ले गए? कौन से अकाउंट में? क्या उसकी एंट्री पास नहीं होगी? हिंट दे दूं? आपके लिए एंट्री पास करना कोई मुश्किल बात नहीं रहेगी, 2 मिनट में कर दोगे। आपने फर्नीचर को उठाया और कहां ट्रांसफर किया? क्या ये मानते हो कि अब फर्नीचर अकाउंट क्लोज हो गया? एसेट कम होगा तो क्या होगा? क्रेडिट। एंट्री में 2 में क्या आएगा? टू फर्नीचर। तो डेबिट में क्या जाएगा? रियलाइजेशन। कोई आफत वाली बात नहीं है। अगर एसेट अकाउंट क्लोज कर रहे हो तो इसका मतलब है कि एसेट आपका रिड्यूस हो रहा है, और रिड्यूस होगा तो हमेशा क्रेडिट होता है। बात समझ आई? अच्छा, इसकी एंट्री बताना। इसको भी ट्रांसफर किया मैंने, एंट्री बोलो। सर ये तो ट्रांसफर ही नहीं होगा, ये तो कैश की फॉर्म में पहले ही है। अच्छा, ये क्या बताना? सन्ड्री डेटर्स। एंट्री बताना सेम, टू सन्ड्री डेटर्स। बात खत्म है। लैंड भी जाएगी, क्या जाएगा? टू लैंड अगेन। आया ना? इन सबका अमाउंट यहां लिखो, जोड़ के यहां लिख दो, खत्म। अब सारे के सारे एसेट्स अकाउंट्स क्लोज हो गए हैं एक्सेप्ट कैश इन हैंड। अभी तक वो क्लोज नहीं हुआ, उसके लिए लास्ट में हम क्या बनाएंगे? कैश अकाउंट बनाएंगे। आप समझ आ रही है? इकलौता चैप्टर है जिसमें कैश अकाउंट को हम टैली नहीं करते, ये अपने आप टैली होता है। और अगर नहीं होगा तो इसका मतलब है कि आपने कहीं पे गलती करी है। जिस तरह बैलेंस शीट क्या होती है, अपने आप मैच कर जाती है ना बैलेंस शीट, मतलब आपने सही किया है। वैसे ही कैश अकाउंट इस चैप्टर के अंदर क्या होगा? ऑटोमेटिकली आपका टैली होना चाहिए, अदरवाइज आपने कहीं ना कहीं गलती करी है। या तो आपने जोड़ने में, हटाने में कोई एंट्री आनी थी लेकिन आपने नहीं लिखी, या लिख दी लेकिन नहीं आनी थी, ऐसा कुछ जो भी XYZ। ये पॉइंट क्लियर हुआ? अच्छा, आपने कौन सी साइड बैलेंस शीट की खाली कर दी? क्या बचा? अब एंट्री पास कर लोगे? तुमने सबसे पहले क्या उठाया? सन्ड्री क्रेडिटर्स। कहां ट्रांसफर किया? सन्ड्री क्रेडिटर का अकाउंट क्लोज हो गया, लायबिलिटी। अगर एसेट कम होने पे क्या किए थे? क्रेडिट। तो लायबिलिटी कम होने पे क्या करोगे? एंट्री बताना, सन्ड्री क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। अगला बताओ, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। बैंक लोन जाएगा उसमें? हाँ, एक्सटर्नल है। बैंक लोन अकाउंट डेबिट टू रिलेशन अकाउंट। बात समझ आई? अब थोड़ा 2 मिनट के लिए सोच के मुझे जवाब देना, क्या एसेट तुमने बेच दिया? तो फिर ये सब कहां चले गए? सर अभी तक बेचे नहीं। अगर बेचा होता ना सर तो एंट्री कैश में आती, कैश या बैंक से आती। कहीं पर भी कैश बैंक आया है ना? तो डेबिट में आया और ना, इसका मतलब है कि बेचे नहीं अभी तक। अच्छा, लायबिलिटी गई, लायबिलिटी गई, पे कर दी। अगर पे की होती तो उस एंट्री में भी कहीं ना कहीं कैश या बैंक का जिक्र। इसका मतलब क्या हुआ? बात को समझो। अभी तक ना तो एसेट बेचे हैं और ना लायबिलिटीज को पे ऑफ करा है। सिर्फ हमने क्या करा है? बैलेंस शीट को हमने खाली करा है और एक नए अकाउंट में हमने पूरी बैलेंस शीट को हमने ट्रांसफर कर दिया है, जिसका नाम क्या था? रियलाइजेशन अकाउंट। यहां तक का चैप्टर क्लियर हुआ आपको? मुश्किल लग रहा है कुछ? ठीक है, मुश्किल क्योंकि अब लगेगा, ठीक है ना? अभी तक तो खेल ऐसी हो रहा था, तुम्हारा ड्रामाबंदी हो रही थी। चलो मुद्दे की बात पे आते हैं। सर आप बातों को ना बड़ा घुमाते हो, मुद्दे की बात पे नहीं आते, हमारा टाइम वेस्ट करते। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन एग्जाम में आता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डिसोल्यूशन ऑफ ए फर्म एंड डिसोल्यूशन ऑफ द पार्टनरशिप। डिफरेंस अगर एग्जाम में आ गया तो आपको कम से कम 3 से 4 पॉइंट याद होने चाहिए। लिख लो, इसको पढ़ना है घर जाके। आपको कोई चीज समझ में नहीं आती है तो आप पूछ सकते हैं। एक डिफरेंस और है, रुक जाओ, एक डिफरेंस और है इसमें, फर्म्स डेट एंड पर्सनल डेट। क्या बोला? फर्म्स डेट एंड पर्सनल डेट। क्या बताओ क्या डिफरेंस हुआ? फर्म्स के डेट, बिजनेस के कर्जे, और क्या बोला मैंने? पर्सनल डेट्स। हर पार्टनर का अपना भी पर्सनल कर्जा होगा। सबसे पहले किसके डेट्स को डिस्चार्ज किया जाएगा? फर्म के। कुछ बचता है तो पार्टनर्स का पे किया जाएगा। ऐसे कि तैसे में जाओ, तुमको नहीं मिलेगा पहले, चाहे पार्टनर कितना भी क्लेम कर ले, नहीं हमें पहले दो, हमारा हक बनता है। अकाउंट इंडियन पार्टनरशिप एक्ट क्या कहता है? क्या कहता है? फर्म के डेट और पर्सनल डेट्स अलग है।
जो भी लायबिलिटीज को, सॉरी, जो भी एसेट्स को पे करके जो पैसा आएगा, सबसे पहले वो पैसा किसको पे करने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा? फर्म्स के डेट को पे करने के लिए आपका इस्तेमाल होगा। और पेमेंट करने के बाद अगर कुछ बचता है तो पार्टनर्स को पर्सनली पे किया जाएगा, अगर फर्म ने अगर लोन लिया था किससे? पार्टनर से। और उसके बाद भी अगर कुछ बचता है तो पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा एज अ प्रॉफिट। प्रॉफिट ऑन रियलाइजेशन या लॉस ऑन रियलाइजेशन सारा पार्टनर्स को मिलेगा। कौन से रेशियो में? सैक्रिफाइसिंग रेशियो में, है ना? ओल्ड रेशियो में। सैक्रिफाइसिंग कहां घुसे रहे? इसमें कौन सा पार्टनर आ गया फर्म के अंदर? उल्टा पूरी की पूरी फर्म क्या हो रही है यहाँ पे? क्लोज हो रही है। सारे ही फर्म छोड़ के सारे पार्टनर्स का क्या हो रहा है? फर्म से रिटायरमेंट हो रहा है, खत्म हो रही है फर्म पूरी की पूरी। चल कर लोगे अपने आप। एंट्रीज पर आ जाए। चलो, हाँ बोलो क्या कह रहे हो? बुक वैल्यू में जो मैंने अमाउंट लिखी थी वो नहीं, ऐसा नहीं है। अच्छा सवाल पूछा है इसने। इसने क्वेश्चन जो है अच्छा पूछा है। बैलेंस शीट में लैंड में क्या लिखा हुआ था? बोलो, लैंड में कितना लिखा हुआ था? मतलब हमारी जो लैंड की बुक वैल्यू कितने की है? जरा सुन लो, लैंड की बुक वैल्यू कितनी है? 2 लाख। इसका मतलब क्या है कि हम 2 लाख एंटिसिपेट करते हैं, एक्सपेक्ट करते हैं, लेकिन अब वो बेचने वाले पे डिपेंड करता है। क्या वो 2 लाख से ज्यादा का बेच दे? उसने कितने की बेच दी? 2,20,000 की बेच दी। आपने कितने पे की थी बताओ उसको ट्रांसफर? 2 लाख पे, लेकिन जो पैसा आने की एंट्री होगी वो 2,20,000 की होगी। बात समझ आ रही है? 20,000 क्या हो गया? फर्म को प्रॉफिट हो गया। और फर्म कोशिश करती है कि एसेट ज्यादा नहीं बिक जाए, लायबिलिटीज कम देनी पड़े। हाँ, बात समझ आ रही है? जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे चैप्टर क्लियर होगा आपको और अच्छे से आगे बढ़ सकते हैं। चलो एंट्रीज वाले पार्ट में आइए। क्या बोला मैंने? एंट्रीज वाले पार्ट पे आ जाइए भाई। इसका पेज नंबर है, अच्छा, पेज नंबर 7.52 निकालिए जरा एक बार। ये वाली बुक है, देख लो, वहां दिखा रहा था। 7.52। जरा एक बार पहला क्वेश्चन देखो क्या लिखा है। लैंड एंड बिल्डिंग जिसकी बुक वैल्यू कितनी है? 1,60,000। कितने की बेची? वाओ, बेहतरीन है ना। 1,60,000 की चीज को तुमने 3 लाख का बेच दिया। क्या फर्म के लिए अच्छा है ये? जितना ज्यादा में बेच पाओ एसेट्स उतना बढ़िया है आपके लिए, क्योंकि फिर फर्म को खत्म करने के बाद पार्टनर्स को उतना बड़ा, बोलो इसमें क्या मिलेगा? प्रॉफिट के अंदर हिस्सा मिलेगा। बात सही है। थ्रू अ ब्रोकर हु चार्ज 2% कमीशन ऑन द डील, जनरलाइज द ट्रांजेक्शन एट द टाइम ऑफ द डिसोल्यूशन ऑफ द पार्टनरशिप फर्म। अब बताओ एंट्री क्या बननी चाहिए? आपने क्या बेचा? आपने क्या बेचा बोलो? ठीक है, एंट्री पास करें। चलिए, हाँ जी, लैंड बिल्डिंग बेची, पैसा आया गया। अब या तो कैश की फॉर्म में आया होगा या फिर बैंक की फॉर्म में आया होगा। चलो मैंने एंट्री पास कर दी, कैश या फिर बैंक अकाउंट क्या गया? डेबिट। ठीक है ना, टू लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट। ठीक है, ये गलत है। वहां पे लिखा क्या भाई? वहां पे लिखा क्या? आपने क्या बेचा है? क्या ना चाहिए? मतलब ये गलत है। लेकिन गलत क्यों है सर? क्योंकि लैंड बिल्डिंग का तो अकाउंट पहले ही क्लोज, बड़े चालू बन रहे हो अपने आप को सर आप। अच्छा, तो फिर यहां पे क्या आना चाहिए? रियलाइजेशन अकाउंट। कितना? 3 लाख लिख दूं? 3 लाख लिख दूं? अच्छा, 3 लाख की बेची है, 2% कौन ले गया? कितना बनता है? 6,000। तो तुम्हें कैश कितना मिला होगा? 2,94,000 मिला होगा ना। बात समझ आ रही नहीं आ रही है? ये बात सही है कि तुम्हारा एसेट 3 लाख में गया है, लेकिन तुम्हें यह नहीं बोलना चाहिए कि पूरे 3 लाख तुम्हारे पास आए नहीं है। ब्रोकर ने अपना पैसा काट लिया उसमें से, और तुम्हें उसने कितने ट्रांसफर कर दिए होंगे? 2,94,000 रुपीज। ये एंट्री पास होगी। अच्छा, नाउ टेल मी व्हाट विल बी द नरेशन। बीइंग लैंड बिल्डिंग सोल्ड एंड कमीशन पेड। आपकी जो मर्जी वो लिखिए, लेकिन गलती से भी बेचने के टाइम पे किसी एसेट या लायबिलिटी का नाम नहीं आएगा। लायबिलिटीज को पे करोगे तब भी नाम नहीं आएगा उसका, बस एक ही नाम आएगा। क्या? या तो ये डेबिट होगा या फिर ये क्या होगा?
क्रेडिट हो जाएगा, बात खत्म है। यहां तक समझ में आया तो बोलो हां। आगे बढ़े। आगे बढ़ सकते हैं। हाँ जी बताइए क्या लिखा है। सेकंड के दो पार्ट है। आइए पहले वाले पार्ट के ऊपर ध्यान देते हैं। ए में क्या लिखा है, आपको एंट्री पास करनी है। व्हेन एन अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी ऑफ ₹15,000 इज क्या लिखा है, सेटल्ड एट ₹10,000 एंड पेड बाय एक्स अ पार्टनर ऑन द डिसोल्यूशन ऑफ अ फर्म। पहले ही बताओ कि मतलब क्या है जो लिखा है। बिजनेस की एक ऐसी लायबिलिटी थी जो पहले आपने कभी रिकॉर्ड ही नहीं करी, ठीक, वो थी कितने रुपए की, 15,000 की। लेकिन कितने दिए तुमने, और वो भी तुमने नहीं दिए, एक्स ने। एक्स कौन था, पार्टनर था। अच्छा बात बताओ, लायबिलिटी क्या, ये लायबिलिटी क्या एक्स की थी, तो फिर वो क्यों दे रहा। लायबिलिटी हमेशा किसकी होती है, बिजनेस की होती है। एक्स पे कर रहा है, मतलब क्या है कि ये पैसा आप फ्यूचर में एक्स को वापस करोगे, और जब वापस करोगे तो उसकी कैपिटल बढ़ जाएगी, और जब बढ़ेगी कैपिटल तो हमेशा क्या होती है, क्रेडिट होती है। क्या होती है, क्रेडिट होती है। क्या फिलहाल फर्म के अकाउंट से गया पैसा, किसने पे करा है, लेकिन उसको बियर कौन करेगा। और मैंने कल भी कहा था कि अगर बियर करने वाली फर्म है तो एंट्री में हमेशा एक अकाउंट ही डेबिट होगा, रियलाइजेशन अकाउंट। बात समझ आ रही है। चलो एंट्री पास करते हैं। बताओ मुझे एंट्री में क्या लिखूं। बियर कौन कर रही है, फर्म कर रही है, तो एंट्री में सबसे पहले क्या आएगा, रियलाइजेशन अकाउंट। लिख दूं टू कैश या बैंक लिख दूं, अरे क्या फर्म के अकाउंट से गया क्या पैसा, किसने पे करा है, तो फ्यूचर में आप कहां पे करोगे, एक्स को, तो टू एक्स कैपिटल अकाउंट। कितना, 20 लिख दूं, 10, अच्छा 10 आएगा। अच्छा क्या लिखूंगा इसमें, व्हाट विल बी द नरेशन, टेल मी। बीइंग अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी पेड बाय एक्स, बस इतना काफी है। बियर नहीं लिखा मैंने, पेड लिखा। इसका मतलब है कि बियर तो फर्म करेगी, वापस कर देगी फ्यूचर में उसको। आगे बढ़ सकते हैं। चलो आगे देखो, पार्ट बी देखो जरा एक बार क्या लिखा है। आपको एंट्री पास करनी है। मशीन हैविंग अ बुक वैल्यू ऑफ रुपीज, क्या लिखा है, 15,000 गिवन टू राकेश अ क्रेडिटर ऑफ ₹22,000 फॉर ₹12,000 टुवर्ड्स द पार्ट पेमेंट ऑफ हिज ड्यू। अब पहले ये बताओ कि जो ये लिखा है ये मतलब क्या हुआ इसका। कितने रुपए की लायबिलिटी थी फर्म के ऊपर, 22,000 की लायबिलिटी थी। ओके, था कौन ये आदमी, फर्म के लिए कौन था, हमें उसके नाम से कोई मतलब नहीं है, हमारे लिए वो कौन था, क्रेडिटर था। मतलब फर्म के लिए क्या थी, लायबिलिटी थी। बात समझ आई। अच्छा उसके बाद क्या लिखा है, कहता है राकेश ठीक है, उसमें से 15,000 की वो क्या ले गया, मशीनरी ले गया। उसने क्या बोला कि भाई तुम मुझे 22,000 रुपए दोगे, तो एक काम करो, 15,000 रुपए की मैं तुम्हारी एक मशीनरी लेके जा रहा हूं, क्योंकि फर्म तो वैसे भी आपकी बंद हो रही है, ये तो वैसे भी मशीनरी आप कहीं ना कहीं तो बेचोगे ही, इससे अच्छा है कि मुझे दे दो, आपकी लायबिलिटी भी कम हो जाएगी और वहां से तुम्हारा मशीन भी गायब हो जाएगा। फर्म ने कहा ठीक है, लेकिन दो पॉइंट के ऊपर ध्यान देना, क्या कहता है वो, 15,000 की ले गया, ठीक है। 15,000 इज गिवन टू राकेश अ क्रेडिटर ऑफ ₹22,000 फॉर 12,000 टुवर्ड्स पार्ट पेमेंट ऑफ हिज ड्यू। इसका मतलब बताओ क्या है, ध्यान से पढ़ो क्या लिखा है। 15,000 रुपए की वो क्या ले गया अपने साथ में, मशीनरी ले गया, जबकि लोन था कितने रुपए का, 22,000 का लोन था, फॉर 12,000 टुवर्ड्स द पार्ट पेमेंट ऑफ हिज ड्यूज। ठीक है, थोड़ा ध्यान देंगे, मशीनरी कितने की ले गया वो, 15,000 की थी वैल्यू, जबकि वो क्या कह रहा है, मैं मशीनरी तो 15,000 की लेके जा रहा हूं, लेकिन 22,000 में से मैं कितना माफ मानूंगा, 12,000 ही माफ मानूंगा।
22,000 में से 12,000 की लायबिलिटी क्या हो गई, डिस्चार्ज हो गई। तो कितने की बची होगी, 10,000 की बची होगी। तो ये इसने किस फॉर्म में पे किया होगा, फॉर्म ने या तो कैश में या फिर बैंक से दिया होगा। नहीं है, बात समझ नहीं आ रही है। अब 2 मिनट के लिए मेरी बात को सुनना। इसकी तो एंट्री आप जानते ही हो क्या बननी चाहिए, कभी किसी पार्टी का नाम तो नहीं आएगा। तो यहां पे एंट्री क्या बननी चाहिए, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू या तो कैश में या फिर बैंक से। कितना, 10,000 एंड 10,000 आ गया। ये तो क्लियर हो गया होगा। अब एक बात बड़ी ध्यान सुनना, ये मेन पॉइंट है। अगर कोई भी लायबिलिटी को एसेट्स के थ्रू डिस्चार्ज किया जाता है, क्या बोला मैंने, किसी भी लायबिलिटी को पेमेंट करने के लिए अगर हम कैश का यूज या बैंक का यूज ना करें और अपना कोई एसेट उठा के दे दे कि भैया आज से हमारी लायबिलिटी खत्म, तो अकाउंट्स में उसकी कोई भी एंट्री पास नहीं होती है। बात को समझो। जो प्रियांशी बैठी है यहां पे, इन्होंने मुझे करीबन 10 लाख का लोन दिया था। इन्होंने मुझे 10 लाख का लोन दिया था, मेरे पास कैश अवेलेबल नहीं है। मैंने कहा भाई मेरे पास एक 10 लाख की प्रॉपर्टी है, आप उसको ले जाओ और मेरा लोन छोड़ दो। उन्होंने बोला ठीक है, सारे के सारे कागज मुझे हैंड ओवर करिए। बात समझ आ रही नहीं आ रही है। अब इसकी अब ये बताओ कि इसकी एंट्री क्या बननी चाहिए। उधर से लायबिलिटी चली गई, इधर से, तो एंट्री क्या पास करोगे आप, इसकी कोई एंट्री नहीं बनती है बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर। तो क्या बोलूंगा इसमें, इश्क दी गली विच नो एंट्री। यस, इसकी कोई एंट्री नहीं बनती है। बात समझ आ रही है। सेकंड पार्ट की जरा एक बार देख लो, सिर्फ एक ही एंट्री पास करी होगी उसने। आगे बढ़े। हाँ गंजे हो रहा है, जल्दी करो। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए जरा एक बार। बोलू, देखिए इसके 3 पार्ट है, एबीसी। एक्सपेंसेस ऑन रियलाइजेशन ऑफ ₹600 टू बी बोर्न बाय फर्म एंड आर पेड बाय मोहन अ पार्टनर। वाह क्या बात लिखी है। इसका मुझे मतलब कौन बताएगा। फर्म को डिसॉल्व करने पे बताओ कितना खर्चा आया, कौन दे रहा है, पक्का। बोर्न बाय फर्म बट पेड बाय मोहन, बियर कौन करेगा, फर्म बियर करेगी। और अगर फर्म बियर करेगी तो कौन सा अकाउंट डेबिट लिखेगी, एंट्री बना दो भैया, रियलाइजेशन अकाउंट, क्या बोला, डेबिट टू, क्या लिखूं, है ना, ठीक लिखा है मैंने। अरे फर्म सर कहां पे कर रही है, कौन पे करेगा, मोहन्स कैपिटल अकाउंट। कितना खर्चा आया, 600 रुपया लिख दो। व्हाट विल बी द नरेशन,